नमस्कार साथियों, चुनावी दंगल के आज इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप जानते हैं 18वीं लोकसभा के लिए अंतिम चरण का मतदान अब होना है 1 जून को और 4 जून को परिणाम भी आ जाने वाला है। इसीलिए अब हमारे लिए कुछ ऐसे मुद्दों पर बात करना लाजमी हो जाता है कि जिस तरह से आप यहाँ पर देख रहे हैं पुनर्मतदान क्या होता है, मतदान के स्थगन की व्यवस्था क्या होती है, इसको लेकर के एसओपी क्या जारी किया जाता है, रिटर्निंग ऑफिसर की क्या भूमिका होती है, ये सभी बातें हम समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में और इसके पीछे के जितने भी कानूनी पहलू हैं उसे भी हम देखते चलेंगे। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, ये जो तपती हुई गर्मी का मौसम है 50 डिग्री के करीब सेल्सियस का, उसमें संस्कृति आईएएस आपके लिए एक राहत भरा खबर लाया है और यह राहत भरा खबर है ये ऑफर संस्कृति आईएएस के विभिन्न कोर्सेज पर, जो कि यूपीएससी के कोर्सेज हैं, पीसीएस के कोर्सेज हैं। इस पर अगर आप देखें यहाँ पर तो 50 से 75% तक का ऑफ दिया जा रहा है। एक बात ध्यान रखना है कि यह ऑफर जो है केवल 1 से 5 जून तक ही वैलिड रहने वाला है। सभी ऑनलाइन लाइव पेन ड्राइव टेस्ट सीरीज और डीएलपी कोर्सेज पर यह ऑफर उपलब्ध रहेगा। तो यदि आप इस ऑफर के संबंध में विस्तृत जानकारी चाहते हैं या आप पहले से सोच के रखे थे कि एक बार ऑफर आ जाए तो फिर नामांकन लिया जाएगा संस्कृति आईएएस में, तो फिर आपको करना क्या है कि sanskritIAS.com वेबसाइट पे जाइए, वहां पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, कॉन्टैक्ट कीजिए, उस नंबर पे कॉल करके इस संबंध में विस्तृत जानकारी लीजिए। मन मुताबिक का जो भी कोर्स आपको लगे उसमें यथाशीघ्र नामांकन करके और कलेक्टर बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अब चलते हैं मुद्दे पर। यहाँ जैसा मैंने कहा पुनर्मतदान को लेकर के हम चर्चा करेंगे और आसान भाषा में कानूनी पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब रिपोल की बात की गई यानी कि पुनर्मतदान, इसे कहीं जगह आपको मतदान का स्थगन से भी जोड़ करके देखा जाएगा। इसको लेकर के एसओपी जारी किया गया है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जिसको आप कह सकते हैं, यानी कि मानक संचालन प्रक्रिया की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर देखिए पुनर्मतदान होता कब है, इसको लेकर के कुछ बातें कही गई है और इसको लेकर स्पष्ट तौर पर कुछ कानून में निर्देश दिए गए हैं। चुनाव आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा, यहाँ पर ध्यान रखना है, सेक्शन 58(2) और 58(a)(2) के तहत पुनर्मतदान कराता है। यानी कि यहाँ पर जो बातें की गई है वह पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के तहत यहाँ पर सेक्शन 58 और सेक्शन 58(2) और 50(a)(2) ये बातें दोनों, ये चीजें जो है आपको ध्यान में रखना है। अब पुनर्मतदान कब होता है, देखिए आप जहां भी मतदान करने जाते होंगे, जिस भी पोलिंग बूथ पर आप जाते होंगे, वहां पर यदि किसी तरह का व्यवधान आ जाता होगा, मान लीजिए आप वहां मतदान करने के लिए गए और आप सोच करके गए होंगे कि सब कुछ सही होगा, मशीन वगैरह पहले से ही वहाँ के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं सब कुछ चेक करवा लिया होगा, चाहे वो ईवीएम हो, चाहे वह वीवीपैट हो या फिर कंट्रोल यूनिट हो, सब बढ़िया काम कर रहा होगा। आप मतदान करने गए भी उस कक्ष में, लेकिन इसी बीच रिटर्निंग ऑफिसर या कोई अन्य कर्मचारी वहाँ पर आकर के आपको सूचना देता है कि कंट्रोल यूनिट में कुछ प्रॉब्लम आ गया है। अब देखिए मशीन ही तो है, हमारे शरीर में भी विभिन्न तरह के रोग हो जाते हैं, मशीन में भी तो समस्या आ ही सकता है, टेक्निकल ग्लिच तो कहीं हो सकता है। तो वो आपको आके कहते हैं कि देखिए आप अभी अब मतदान नहीं कर पाएंगे, तो उस दिन वहां पर मतदान होता ही नहीं है, यानी कि तकनीकी वजह से मशीन में किसी तरह की खराबी आ गई तो नहीं हुआ। दूसरी ये भी वजह हो सकती है कि आप वहां गए और वहां पर दंगा फसाद हो गया, ठीक है, पत्थरबाजी होने लगी, दो ग्रुप जो हैं विभिन्न राजनीतिक दल, उनके बीच झड़प हो गया। इस सब स्थिति में क्या हो गया कि जो रिटर्निंग ऑफिसर है उन्होंने यह फैसला किया कि यहाँ पर आज मतदान नहीं होगा, यानी कि फिर इस तरह की कंडीशन में आगे मतदान कराया जाएगा। इसके अलावा बूथ कैप्चरिंग वर्ड को आपने सुना हो, एक वक्त हुआ करता था कि बूथ कैप्चरिंग वर्ड काफी सुनने को आता था जब बैलेट पेपर से चुनाव हुआ करता था, खास करके यूपी और बिहार में बहुत चर्चा में रहता था, बंगाल में भी रहता था। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि यही 2-3 स्टेट, देश के विभिन्न राज्यों में ये चीज देखने को मिलता था, लेकिन कुछ राज्यों में ये अधिकांशतः इस तरह की घटनाएं सामने आती थी। इसमें क्या होता था कि कुछ राजनीतिक दल, कुछ लोग अपने पार्टी के जो समर्थक हैं उनके समर्थन में आकर के पूरे बूथ को धन
टेबल के माध्यम से कैप्चर कर लेते थे, आप कह सकते हैं जो बॉक्स होता था उसको लेकर कहीं भाग जाते थे, ठीक है, या फिर जो बॉक्स होता था उसमें इंक भर देते थे, पानी में फेंक देते थे और अपने हिसाब के जो मत थे उसको उसमें रख देते थे, नया बॉक्स ला देते थे। कहीं गए आप और इस तरह का हो गया कि बाढ़ आ गया हो, ठीक है, बहुत आप कह सकते हैं कि तूफान आ गया हो, प्राकृतिक आपदाएं हो गई हो, जिस तरह से अभी आप देखेंगे बंगाल में साइक्लोन आया हुआ है, पूरा तूफान आया हुआ है, केरल में देखिए किस तरह की स्थिति बनी हुई है। तो कहीं इस तरह की स्थिति बन जाए मतदान के बीच में, यानी कि प्राकृतिक आपदा आ गई, फिर भी उस दिन मतदान तो नहीं हो पाएगा। यह भी तो हो सकता है कि जिस उम्मीदवार के लिए आप मतदान करने जाएं ऐसा ना ही हो, लेकिन दुर्भाग्यवश उस उम्मीदवार की मृत्यु हो जाती है। तो जिस व्यक्ति के लिए आप मत देने गए, अब वो व्यक्ति जो है जीवित है ही नहीं, जीवित नहीं है तो वह फिर चुनाव लड़ ही नहीं रहा है, वह बाहर हो गया इलेक्शन के पूरे प्रोसेस से, तो फिर किसके लिए मतदान करेंगे। इस पूरे कंडीशन में यह हो सकता है कि फिर मतदान वहां पर हो ही ना, जानबूझकर तोड़फोड़ किया गया हो, ईवीएम मशीन छीन लिया गया हो, जो कि वहां पर ऑफिसर होते हैं देखरेख करने वाले, मतलब तमाम तरह की ऐसी स्थितियां हो सकती है जो कि सामान्य स्थिति नहीं है, ठीक है। तो इस तरह की विपरीत परिस्थिति में फिर चुनाव आयोग को यह ध्यान में रखना होगा, रिटर्निंग ऑफिसर को यह ध्यान में रखना होगा कि इस जगह पर पुनर्मतदान यानी कि रीपोल की व्यवस्था की जाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात मैं आपको ध्यान में दिलाना चाहता हूँ, रीपोल बाय इलेक्शन नहीं होता है। आप में से कुछ लोग मैं देख रहा था पुराने वीडियो में जाके कमेंट कर रहे थे, तो वो कन्फ्यूजन में आ रहे थे कि उपचुनाव जो है वह अलग बात है और पुनर्मतदान अलग बात है। पुनर्मतदान जो कि शब्द में ही ध्यान में देखिए, पुनर्मतदान करने का मतलब है फिर से मतदान करने की बात, यानी कि किसी भी तरह से वहां मतदान की स्थिति गड़बड़ाई हो तब। और उपचुनाव अलग व्यवस्था होता है, बाई इलेक्शन के अलग प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो बाई इलेक्शन पर भी एक लेक्चर में ले लूंगा, फिलहाल इस बात को समझते हैं, लेकिन दोनों एक नहीं है, मैं यह आपको बताना चाह रहा हूं क्योंकि आप लोग कंफ्यूज कर रहे थे इस चीज को लेकर के। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 58 के तहत चुनाव आयोग किसी मतदान केंद्र पर मतदान को शून्य घोषित कर सकता है। अच्छा, ये जो चुनाव आयोग ने शून्य घोषित किया, क्या वैसे मतदान जनता के द्वारा शून्य घोषित हो सकता है? इसको कहते हैं जीरो वोटिंग। आपको ध्यान में होगा 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का जो मतदान हुआ वह 19 अप्रैल को हुआ था। अब इस दिन एक घटना देखने को मिला और वह घटना जो है नागालैंड से आया। नागालैंड जानते हैं हमारे देश का नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है और यहाँ पर उग्रवाद की समस्या बनी रहती है। तो नागालैंड के पूर्व के हिस्से का जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, नागालैंड के पूर्वी हिस्से का जो 6 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ के लोग जो हैं ये कुछ मांग कर रहे हैं और यह मांग जो इस कदर का है कि इन्हें चाहिए कि हमें एक अलग स्टेट बना दीजिए, हम नागालैंड के साथ नहीं रहना चाहते हैं। यानी कि कुछ जनजातीय समुदाय हैं और चाहते अलग होना, तो इन्होंने कहा कि आप हमें अलग स्टेट बनाइए। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हुई और सरकार कहे कि आपके विकास के लिए हम स्पेशल पैकेज दे देते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि ठीक है, आप हमारी बात नहीं मान रहे ना, आने वाले समय में मैं आपको बताऊंगा। और इन लोगों ने क्या किया, जब 19 अप्रैल को यहाँ पर वोटिंग होना था तो ये सब वोट डालने गए ही नहीं। आलम यह हुआ कि इस क्षेत्र के लोग तो छोड़िए, जो यहाँ से चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, यानी कि वहाँ के जो एमएलए हैं, विधायक हैं, वे भी वोट देने नहीं गए, क्योंकि उनको डर था कि मेरा यहाँ से वोट बैंक खिसक जाएगा यदि मैं अपने लोगों के विरुद्ध गया तो। फिर यहाँ क्या हुआ, 9 घंटे तक जो कर्मचारी हैं चुनाव के संबंधित, वे वहां पर पोलिंग बूथ पर इंतजार करते रह गए और ये लोग एक भी लोग मतदान करने नहीं गए। तो आप जानिए फिर इसको क्या कहा जाएगा, जीरो वोटिंग। यही मैं समझा रहा था। तो ये कंडीशन भी जीरो वोटिंग में आ गया। हालांकि वहां पर जिस संगठन ने बंद वगैरह का आह्वान किया था, चुनाव आयोग ने उनको नोटिस दे दिया। अब चुनाव आयोग को लगता है आगे चल करके कि ये 6 डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़े मायने में रखता है वहां के लिए, तो 6 जिला में एक भी वोट नहीं हुआ है, तो फिर क्यों ना वहां पुनर्मतदान करा लिया जाए। समझ में आया? तो इस तरीके से भी अगर चुनाव आयोग वहां पर इस बात को लेकर के संज्ञान ले लेती है तो संभव है कि इस जगह पर भी पुनर्मतदान हो जाए। ये मामला क्लियर है, जीरो वोटिंग वाला यही मामला है। कई बार क्या है, चुनाव आयोग ही मतदान को शून्य घोषित कर देती है कि नहीं यहाँ गड़बड़ियां हैं तो मतदान शून्य घोषित हो जाएगा। किसी अनधिकृत व्यक्ति के गैर कानूनी तरीके से कोई ईवीएम ले ली हो,
किसी भी ईवीएम को गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दिया गया हो या खो गया हो या क्षतिग्रस्त कर दिया गया हो या ईवीएम के साथ छेड़छाड़ कर दी गई हो, वोटों की रिकॉर्डिंग के दौरान किसी भी ईवीएम में यांत्रिक खराबी आ गई हो, कुछ भी मैकेनिकल इशूज आ गए हों, बेचारा ये ईवीएम है ना ऐसे ही हम हमेशा कटघरे में खड़ा रहता है। जैसे ही इलेक्शन आता है ये सबसे ज़्यादा परेशान होता होगा ईवीएम, क्योंकि हर कोई जो भी हारता है ईवीएम पर सबसे पहले उंगली उठाता है। और कई बार तो होता है कि अभी चुनाव हुआ ही नहीं है, पहले से ही ईवीएम को लेकर के समस्या खड़ी हो जाती है। ईवीएम भी सोचता होगा भैया पहले मतदान तो हो जाने दो, फिर देख लेते हैं, कुछ छेड़खानी नहीं हुआ, चोरी नहीं हुआ, कुछ मेरे साथ जो है लेकर के कोई नहीं भाग गया, तब तो कुछ बातें करोगे। तो ये चीज़ें कोशिश की गई। हालांकि ईवीएम के इस समस्या से निपटने के लिए आप जानते हैं वीवीपैट का कॉन्सेप्ट लाया गया, फिर उससे मैच करके वोट को देख लिया जाता है। कुल मिलाकर के यह है कि ईवीएम पर किसी तरह की कोई छेड़छाड़ की गई हो, किसी तरह का सवालिया निशान लगा दिया गया हो, तो चुनाव आयोग जो है निश्चित तौर पर पुनर्मतदान करवा लेती है। क्योंकि ईवीएम का मुद्दा जो है भारतीय लोकतंत्र में चुनाव के लिए सबसे संवेदनशील मुद्दा हो गया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण भी अब बहुत पीछे छूटते हुए नजर आ रहे हैं। बूथ कैप्चरिंग को लेकर के अगर देखें तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 135A के तहत बूथ कैप्चरिंग में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के द्वारा कुछ कृत्य यदि शामिल हैं, देखिए जरा, मतदान केंद्र पर कब्जा करना, जो जैसा मैंने पहले भी कहा था, चुनाव का संचालन जिससे प्रभावित हो जाता है और अपने समर्थकों के लिए ये लोग वोट करवाते हैं, धमकाते हैं, यानी कि धन बल। इस बार इलेक्शन कमीशन ने 4M का चर्चा किया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार जी, उनसे पूछा गया मीडिया के द्वारा कि इलेक्शन में सबसे ज़्यादा समस्या किस बात की आने वाली है। उन्होंने कहा 4M। एक तो हो गया मसल्स, हो गया मैन पावर, हो गया मिस इन्फॉर्मेशन, हो गया। तो ये सब चीज़ें जो है यहाँ पर कहा गया, तो उसी में आ गया कि मसल्स और मैन पावर, धन बल की समस्या जो है यह कहीं ना कहीं आएगा। और एक लास्ट वाला था MCC, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। तो यह भी अगर तोड़ने की कोशिश की गई, ये सारी चीज़ें होता है तो बूथ कैप्चरिंग की समस्या आ सकता है। ठीक है, उसके बाद प्राकृतिक आपदाएं देखेंगे या अन्य व्यवधान दे सकते हैं, जैसा मैंने तूफान, उसके बाद आपको मैंने बाढ़ की समस्या लेकर के बताया। ईवीएम, मतदाता सूची आदि जैसी आवश्यक मतदान सामग्री का ना मिलना या खो जाना या क्षतिग्रस्त हो जाना, किसी दंगे या खुली हिंसा के कारण रुकावट आ जाना, बाधा या किसी अन्य गंभीर कठिनाई के कारण मतदान दल का वहां पर ना पहुंचना, ईवीएम में खराबी या किसी अन्य कारण से निर्धारित समय से 2 घंटे के भीतर मतदान शुरू नहीं हो पाया है। ये सभी कंडीशन मैं आपको गिना रहा हूं कि क्या क्या कंडीशन हो सकता है पुनर्मतदान का। अब जरा उम्मीदवार की मृत्यु को लेकर देते हैं, क्योंकि मैंने आखिरी में यही बताया था कि उम्मीदवार की मृत्यु भी हो जाए तब भी ऐसा हो सकता है। देखिए, वर्ष 1996 में संशोधित रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपुल्स एक्ट की धारा 52 के अनुसार किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में ही मतदान स्थगित किया जाएगा। मैंने आपको एक लेक्चर स्टार्टिंग में लिया था, उसमें यह बताया था कि राजनीतिक दल कितने प्रकार के होते हैं, मान्यता प्राप्त हो गए, गैर मान्यता प्राप्त हो गए, उसमें भी राष्ट्रीय पार्टी होता है, क्षेत्रीय पार्टी होता है, पंजीकृत, गैर पंजीकृत, ये सारी चीजें मैंने बताया था। उसी के तहत देखिए यहाँ पर है कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में ही मतदान स्थगित किया जाएगा। ये कंपलसरी है, अदरवाइज नहीं होगा। उपरोक्त प्रावधान तब लागू होता है जब वैध नामांकन वाले उम्मीदवार की नामांकन की आखिरी तारीख को सुबह 11 बजे के बाद तथा मतदान शुरू होने के पहले किसी भी समय मृत्यु हो जाती है। ध्यान से इस बात को समझ लेते हैं। देखिए, कहा गया वैध नामांकन वाले उम्मीदवार, बहुत सारे ऐसे उम्मीदवार होते हैं जिनका नामांकन खारिज हो जाता है, लेकिन बहुत सारे उम्मीदवार हैं जो वैध नामांकन जिनका रहा। जैसे देखिए, वाराणसी से श्याम रंगीला कॉमेडियन है और लीडर भी हैं, बने हैं नए नए। तो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट वो लड़ना चाह रहे थे, पहले तो वो नामांकन कर नहीं पा रहे थे, ऐसा उन्होंने कहा, और फिर नामांकन किया तो वो खारिज हो गया किसी भी वजह से। तो खारिज हो गया तो वो तो फिर अगर उस उम्मीदवार की मृत्यु भी हो जाती है तो क्या करना हो, क्योंकि तो खारिज है, मैदान में है ही नहीं। लेकिन जिनका नामांकन खारिज नहीं हुआ है, जो फाइनल हो गया है कि लड़ने वाले हैं और वो मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से संबंधित हैं, ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर नामांकन की आखिरी तारीख को सुबह 11 बजे, क्योंकि अगर मान लीजिए
नामांकन उनका रद्द हो जाता है तब भी कोई बात नहीं। अगर नामांकन रद्द नहीं हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है लेकिन आखिरी तारीख अभी है नामांकन करने की, तो संबंधित जो मान्यता प्राप्त पार्टी होगी दूसरे उम्मीदवार को वहां से खड़ा कर सकती है, लड़वा सकती है, यानी कि समय है उनके पास। लेकिन ऐसा नहीं होता है, अगर ये स्थिति नहीं बनता है, सुबह 11 बजे के बाद ऐसा होता है और आखिरी तारीख ही उस दिन था, तो फिर उनके लिए वक्त नहीं मिलेगा कि दूसरा कैंडिडेट दे सके। इसके अलावा मतदान शुरू होने से पहले किसी भी समय यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि सब कुछ वैध हो गया, सारा कुछ हो गया और मतदान शुरू होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई, तब भी वहां पर जो है वो मान्यता प्राप्त चूंकि राजनीतिक दल के हैं तो पुनर्मतदान की व्यवस्था की जाएगी, वहां पर मतदान नहीं लिया जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है हमने विस्तार से देख लिया है। यदि आप भी इस पर कुछ बताना चाहते हैं, कहीं भी आप जिस भी लोकसभा क्षेत्र से आ रहे हैं, क्या आपको भी लगता है कि आपके क्षेत्र में कहीं दंगा फसाद हो गया हो, कहीं ईवीएम के साथ छेड़खानी हुई हो, किसी तरह की समस्या हुई हो और आपको लगता है कि हमारे भी बूथ पे पुनर्मतदान होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए कि किस जगह से आप हैं और आप क्यों पुनर्मतदान करने की मांग कर रहे हैं। किसी और मुद्दे पर जो कि चुनाव से संबंधित हो, आप लेक्चर चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए आसान भाषा में हम लेकर के आए ताकि आप समझ सके, एक जागरूक नागरिक हो सके। आखिरी चरण का अब जो है वोटिंग होना है, वे सभी क्षेत्र जहां पर मतदान होने वाला है 1 जून को, जाकर के मतदान जरूर कीजिएगा, जो भी जिनके अभी नाम जो है मतदाता सूची में है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे पर मुलाकात होगी। अपना बेहद ख्याल रखिए। थैंक यू।